अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं लीना शिगरी। 26 नवंबर की रात से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दावा कर रही है कि उनके पुरअमन एहतजाज में गोली चलाई गई, जिसके नतीजे में उनके कारकुनान शहीद और जख्मी हुए। लेकिन वजीर दाखिला मोहसिन नकवी और वजीर इत्तलात अता तारर रोजे अव्वल से ही गोली चलने से साफ इनकारी हैं। कल वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब ने गोली चलने का एतराफ किया, लेकिन वो कहते हैं कि गोली वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर साहब के गार्ड्स की तरफ से चलाई गई और अगर कोई नुकसान हुआ तो उनकी फायरिंग की वजह से हुआ होगा। लेकिन आज डिप्टी वजीर आजम इसहाक डार साहब ने भी एतराफ कर लिया कि 26 नवंबर की रात हवाई फायरिंग हुई। उनका कहना था कि खुदा न ख्वास्ता अगर अमवात हुई हैं तो उनकी तफसीलात दे। आज डिप्लोमैट्स मिलने आए और वो कहते हैं कि उनको भी उन्होंने यही कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले तफसीलात तो दें, हम उनकी तहकीकात कराएंगे। और वो ये भी कहते हैं कि लाशें डिस्प्ले करें। अगर कोई बंदा फौत हुआ है और मारा गया है, उसके पर्टिकुलर्स तो होंगे ना, शनाख्ती कार्ड दें। मैं आपके साथ उसकी तहकीक करवाता हूं कि वो वाकई को खुदा न खास्ता ये ऐसा है कि नहीं। कुछ डिप्लोमेट्स मुझे मिलने के लिए आए थे, मैं तो उनको बुला के बताया भाई अगर होगा तो देंगे तो बिल्कुल हम जाके उसकी वेरिफिकेशन करवाएंगे। सेनेट में ऑपोजिशन लीडर सेनेटर शिबली फराज साहब ने इजलास में आदाद शुमार शेयर करते हुए बताया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 13 लोगों की शहादतों की तस्दीक हुई है। 200 से जायद वर्कर्स लापता और 5000 के करीब कारकुनान जेलों में हैं। पहले 12 थे, अब 13 हो गए हैं कि कोई एक और जख्मी की डेथ हो गई है। हम इस वक्त 13 शहीद कंफर्म, इसके अलावा हमारे 200 से ज्यादा वर्कर्स इस वक्त लापता हैं। आज सुबह से ही नाज़रीन ये इत्तलात आ रही थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने पेशगी मुतालबात को दरकिनार करते हुए हुकूमत को मुज़ाकरात की पेशकश की है, जिसे हुकूमत ने मुस्बत फिजा पैदा करने के लिए कबूल भी किया है। सियासी हाई वोल्टेज के साथ शुरू होने वाला ये साल 2024 का इख्तिताम खुश असलूबी के साथ होता नजर आ रहा है और उम्मीद यही की जा रही है कि ये ट्रेंड, ये पॉजिटिविटी थोड़ी बरकरार रहे। हुकूमती ज़राए का दावा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 9 मई और 26 नवंबर पर जुडिशल कमीशन के तहत इंक्वायरी चाहती है, जिस पर हुकूमत को भी कोई एतराज़ नहीं है। डिप्टी वजीर आजम और वजीर खारजा सेनेटर इसहाक डार साहब ने सेनेट इजलास में खिताब करते हुए आज मजीद कहा कि 2018 से शुरू कर लेते हैं, आप हमारा मैंडेट वापस कर दें, हम अपनी मुद्दत पूरी कर लेते हैं, फिर आप 2024 की अपनी मुद्दत पूरी कर आए, कुछ ऐसा करें कि आने वाली नस्लों को कुछ दे कर जाए। तो फिर 2018 से मामला शुरू करना पड़ेगा। आप 2018 का हमारा मैंडेट वापस लौटा दें, हम उसको लेके अपनी टर्म पूरी कर लेते हैं, फिर आप 2024 का मैंडेट ले लें। इन्होंने 18 में किया होगा ना, हमने 2024 में की। तो करने वाले को, हम तो मैदान में होते हैं, हम तो इलेक्शन लड़े होते हैं, इनकी जमात हमारी जमात में, कि हम ऐसी चीजें करें जो कि हमारी आने वाले नस्लें, हमें उनको कुछ दे के जाना है। और नाज़रीन, इस वक्त हमें प्रोग्राम में ज्वाइन करें सीनियर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मेंबर कौमी असेंबली शेर अफजल मरवत साहब इस वक्त हमारे साथ हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं। शेर अफजल मरवत साहब, अस्सलाम वालेकुम सर, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए वक्त आपने निकाला। मरवत साहब, गुफ्तगू का आगाज जो मुज़ाकरात के हवाले से पेशरफ्त देखी जा रही है, मुज़ाकरात का स्टेटस है क्या? आज खबरें ये गर्दिश करी थी शेर अफजल साहब कि हुकूमत के साथ अब आप लोग फाइनली आपने रियलाइज किया कि इंसानों के साथ अब मुज़ाकरात होने हैं, तो हुकूमत के साथ अब आप मुज़ाकरात का अमल शुरू हो गया, उसका आगाज हो गया? बहुत शुक्रिया अलीना। ये जो आपने बात की कि इंसानों के साथ, तो आप तो इनको इंसान समझने लगी हैं। उमर अयूब साहब ने कहा कि इंसान हो या फरिश्ते हो तो ये इंसान ही है फिर। अच्छा, फिर मुझे गलतफहमी हुई, मैं समझा कि आपने शायद इस सेंस में कहा है। देखें, आज कोई नशिस्त हुई है असद कैसर साहब की स्पीकर कौमी असेंबली अयाज सादिक साहब के साथ, और अयाज सादिक साहब, असद कैसर साहब आपस में बड़े अच्छे दोस्त भी हैं। वैसे भी अयाज सादिक साहब जो हैं खुद बड़े नून में एक बड़े अच्छे आला पाए के एक इंसान है, और उनकी ख्वाहिश रही है, हमने बदरजा उनको सुना है, वो चाहते हैं कि किसी तरह भी हो मुल्क को, कौम को इन क्राइसिस से निकाला जा सके। और पहले भी उन्होंने कई नशिश से इस हवाले से की है, तजावीज़ भी दी है। मेरा ख्याल है कि ये जो बातचीत है इनके माबेन अभी इब्तदाई मराइल में है, लेकिन चूंकि असूली तौर पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये फैसला कर चुकी है कि हमने मुज़ाकरात अगर अफर होती हैं किसी भी स्टेज पे, तो हमने उनको रेसिप्रोकेट करना है। तो लिहाजा
फरिश्तों और इंसानों दोनों के साथ जो है अगर मुज़ाकरात होते हैं, ये मुल्क के लिए अच्छा है, नहीं, क्योंकि गुज़िश्ता 2 रेसिप्रोकेट साल आप से कह रहे हैं, मुल्क, रेसिप्रोकेट आप लोगों ने करना है या उन लोगों ने करना है? मेरा ख्याल है पहले भी कोशिश हुई है उनकी तरफ से, और ये इसमें कोई अना वाली बात नहीं है। आज जो 2 वज़रा साहिबान के बयानात आए जिन्होंने तज़हीक उड़ाने की कोशिश की है, मेरा ख्याल है कि ऐसे बयानात से पाकिस्तान में जो जमहूरियत के लिए, मसालियत के लिए, अवाम और पाकिस्तान के लिए कोई अगर राह सुलगती हैं, तो इससे, ऐसे बयानात से इनको नुकसान पहुंचता है। मुज़ाकरात जो हैं वो ऑन कार्ड्स हैं, क्योंकि मुज़ाकरात 22 नवंबर को भी हो रहे थे, 21 नवंबर को भी हो रहे थे, 25 को भी हुए, 24 को भी हुए, 26 तारीख को फिर सुबह से ये मुज़ाकरात मुनक़ते हुए। लिहाजा मुज़ाकरात जो हैं वाहिद हल है तमाम स्टेक होल्डर के साथ। ये सब ने बैठना है, पाकिस्तान के बारे में फैसला करना है कि क्या हम मुल्क को एक सही सीमत में मौजूद हालात में ले जा रहे हैं, क्या इस तवाइकुल मलूकी से, इस पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी से, ये बदनामी से, ये मारदाड़ से क्या कौम को छुटकारा नहीं दिलाना है? और कीमत तो इसकी कुछ भी नहीं है ना। ये नहीं है कि इसकी कोई हेवी कास्ट है। लीडर हमारा जो है वो पाबंद सलासल है, और हमारे बहुत सारे वर्कर्स पाबंद सलासल हैं, और सियासी वजूहात पे, तो लिहाजा उनकी रिहाई अगर हो जाती है, इसमें पाकिस्तान का भी भला होगा, और पाकिस्तान के मौजूदा जो पॉलिटिकल सर्कमस्टांसेस या सिचुएशन है, इस पे बड़े अच्छे असरात मुरतब मरवत साहब, कुछ चीजें बड़ी क्लियर हैं। गुज़िश्ता रोज की जो डेवलपमेंट थी, जिसमें वो आईएसपीआर की प्रेस रिलीज, वो एक वो जो प्रेस रिलीज थी वो बता रही थी कि मामला अब किस तरफ जा रहे हो। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब ने तो इसका बरमला इजहार भी कर दिया कि जनरल फैज के और इमरान खान साहब का जो अब मामला है, वो एक साथ ही उनका ट्रायल जो है वो होगा। हुकूमत से अब आप मुज़ाकरात बाकायदा तौर पे कर रहे हैं, तो क्या कंडीशंस आप लोग की जानिब से रखी जा रही? खान साहब की रिलीज जो है वो हमारी फर्स्ट डिमांड है, साथ में जो हमारी लीडरशिप और पाबंद सलासल है। अगर जब तक वो मुमकिन नहीं होती है, तो इन द मीन टाइम अगर केपी वो ट्रांसफर हो जाते हैं, और वैसे भी प्रिजनर्स की जो ट्रांसफर है वो एक रूटीन रहा है, और अगर इससे थोड़ी सी खान साहब को सहूलत हो सकती है, तो किसी को इससे तकलीफ नहीं होनी चाहिए। पर शेर अफजल साहब, क्या 26 नवंबर की सुबह तक जो मुज़ाकरात हो रहे थे, उसमें ये बात तय हो गई थी कि उनको मूव कर दिया जाएगा, रिलीज किया जाएगा? जी, यह हुई थी कि 15 से 20 अयाम में उनको रिलीज कर दिया जाएगा। तो आपके ख्याल में ये मामला फिर खटाई में कैसे पड़ा? आप लोग के डी चौक जाने से ये इस मामले में पेचीदगियां पैदा हो गई? सो डी चौक जाने का फैसला अकेला बुशरा बीबी का ही था, शेर अफजल साहब? फैसला तो खान साहब का था। लेकिन जब आपकी पार्टी के चेयरमैन बैरिस्टर गौर खान साहब ये कहते हैं कि 9 मई की धूल बिठाएं, ये धूल किसने बिठानी है आपके ख्याल में शेर अफजल साहब? हुकूमत ने बिठानी है या एस्टैब्लिशमेंट ने बिठानी है? मेरा ख्याल है हुकूमत तो वैसी 9 मई के मामले पे कोशिश कर रही है कि एस्टेब्लिशमेंट और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसी तरह गुतम गुता रहे। उनके पार्ट पे अभी तक मुझे पुरखलूस कोई कोशिश नजर नहीं आई है। तो आप इनसे मुज़ाकरात, आप जहां पर इनसे मुज़ाकरात भी कर रहे हैं, कत्ल कलामी की माफी, लेकिन जहां पर मुज़ाकरात कर रहे हैं तो इनको समझाने की कोशिश की जाएगी, कन्विंस किया जाएगा कि इसको मामले को रफा दफा करें, आगे बढ़े? लेकिन मामले को रफा दफा अगर हम मेरठ पे जाएंगे तो बात बड़ी दूर तक जाएगी 9 मई के हवाले से। लेकिन 9 मई के नाम पे अगर 9 मई न होता, या 9 मई जो है वो हज़फ हो जाए, तो कोई वजह नहीं है कि हमारे साथ जो है इस तरह का रवैया। बैरिस्टर गौर साहब ने बड़ी अच्छी बात की। अगर आपने हमें पाकिस्तानी समझना है और आपने ये समझना है कि पाकिस्तान की ये अवाम जो पीटीआई के पीछे हैं वो इस रियासत और इस पाकिस्तान का एक हिस्सा है, तो फिर आपने हमें वो ट्रीटमेंट देनी है जो इंसानों को दी जाती है। और हम अब जो है गोलियां खाने के बाद
हम बहुत ज्यादा जो है हठधर्म भी होते जा रहे हैं और मजबूत भी होते जा रहे हैं, अखलाकी तौर पे और इरादों के लिहाज से और शायद अमल के लिहाज से भी। ना गोलियों से डर लगा है, ना हमारा वर्कर जो है शहादतों से खाइफ हुआ है, और ना हम आइंदा होंगे, और न ये चीज हमारा आइंदा के एहतजाज का रास्ता रोक सकती है। मरवत साहब, आपकी इजाजत से एक ब्रेक शामिल करते हैं। नाज़रीन कहीं मत जाइएगा, डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे और मजीद भी जो मामलात इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में केसेस लगे हुए हैं उस पर भी बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर खुशामदीद। हमारे साथ प्रोग्राम में शामिल हैं शेर अफजल खान मरवत साहब। गुफ्तगू आगे बढ़ाते हैं। मरवत साहब, आपने जिस तरह से कहा कि हर मामला अगर 9 मई से जुड़ा है तो फिर तो ये डस्ट सेटल इतनी आसानी से होती हुई दिखाई नहीं देगी। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब कहते हैं फैज़ हमीद और इमरान खान साहब की पार्टनरशिप 9 मई में चली और बाद तक चलती रही, सबूत मौजूद हैं। बस बात तो उन्होंने सारी कर दी थी, सबूत का नहीं बताया कि सबूत क्या है। इल्जाम इसी को तो कहते हैं, और वो भी मन गढ़ंत। यानी आप बात करते हैं तो फिर इसके हवाले से कोई देना, कोई दलील दें, कोई मंतिक की बात करें, कोई शहादत कोट करें, कोई बात तो होना जो किसी को ये बावर करा सके कि वाकई फैज हमीद और पीटीआई के कोई ताने बाने थे। फैज हमीद जो है वो अगस्त 12, 2024 को गिरफ्तार हुआ। 9 मई इससे 1.25 साल पहले जो है हो चुकी थी वकूफ पजीर। तो उस वक्त जो बयानियां गवर्नमेंट ने दिया या रियासत ने, वो तो उन्होंने हम पे इल्जाम लगाया। कहीं पर ये इल्जाम ही नहीं है कि आर्मी के किसी सर्विंग पर्सनल ने या रिटायर्ड पर्सनल ने कोई किसी अंदाज में कोई फैसिलिटेशन की है। अब हालांकि आपको याद होगा वो तीन गिरफ्तार भी हुए थे 15 अगस्त को, जो आईएसपीआर की प्रेस रिलीज आई थी। 2 ब्रिगेडियर्स और 1 कर्नल रिटायर्ड, उनको गिरफ्तार भी किया गया था। अब उनको जो गिरफ्तार किया गया है वो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के तहत जो टॉप सिटी का मामला है, उस मामले में फैज हमीद की अयानत करने के जुर्म में गिरफ्तार किया गया है। किसी भी स्टेज पे अब 4 महीने से फैज हमीद इनकी तहवील में है, तो 4 महीनों में इन्होंने इससे अभी तक तफ्तीश नहीं की है कि 9 मई में उसका क्या किरदार था। 4 महीनों में, और ये तो कोर्ट मार्शल है, हफ्ते 10 दिन में खत्म हो जाता है। समरी ट्रायल होता है, दीवानी मुकदमा बना दी। बट आपके ख्याल में जो नाकाबिले तरदीद शवाहिद का जिक्र किया जाता रहा 9 मई से के वाकयात से मुतालिक, वो अब तक क्यों नहीं सामने आ सके? क्योंकि जिस तरह साइफर केस में, इद्दत केस में, तो शाहखाना केस में और 9 मई के केसेस में इनके पास नाकाबिले तरदीद शहादतें थी जो बाप बन के हवा में उड़ गए और सारे केसेस में खान साहब बरी हो गए। तो इसी तरह ये जो केस हैं इसमें भी जो नाकाबिले तरदीद शहादतें हैं वो हैं नहीं, लेकिन है नाकाबिले तरदीद। बट शेर अफजल साहब, एक तो इमरान खान साहब की जानिब से भी ये बात कही गई कि फैज़ हमीद तो बल्कि असासा उनको करार दिया भी गया है, वो जेल में बैठ के भी उनकी गुफ्तगू जब सामने आती रही। दूसरा ये कि ये बड़े फैज़ हमीद साहब ट्रस्टेड एक शख्स समझे जाते थे जनरल बाजवा के भी। कितने ये डैमेजिंग इस वक्त साबित हो रहे हैं इमरान खान साहब के लिए, और आपके ख्याल में क्या ये कोई गवाही दे सकते हैं इमरान खान साहब के खिलाफ? अगर दे भी दें तो खान को परवाह नहीं है, क्योंकि खान आखिरी मुलाकात जब मेरी हुई थी ये 21 नवंबर को, तो उस वक्त खान साहब ने टोटो अल्फाज में कहा था कि मैं मिलिट्री कोर्ट या ट्रिब्यूनल भुगतने को भी तैयार हूँ और हर किस्म की सजा और जेल चाहे कितनी तवालत इख्तियार करे मैं भुगतने को तैयार हूँ। शेर अफजल साहब, मैं जरा ये जो बयानिया बनाने की कोशिश हुकूमत कर रही है, एक तरफ जो हम मुज़ाकरात की भी बात करे थे, दूसरी तरफ तलाल चौधरी साहब भी आज बड़े बिलो द बेल्ट में गुफ्तगू, बखैर उनकी जिक्र भी नहीं करना चाहूँगी वो अल्फाज का जो इस्तेमाल किए जा रहे थे बुशरा बीबी से मुतालिक। फिर एक इंडिपेंडेंट सेनेटर हैं फैसल वावडा साहब, वो भी कह रहे हैं कि इमरान खान साहब की जान को ख़तरा है और अगर जान बचानी है तो उनको तलाक देनी होगी। इस किस्म की जो गुफ्तगू की जा रही है, आप क्या अखज़ करते हैं इससे? ये क्यों ज़रूरत पेश आ रही है ये सब कहने की इनको? देखिए, बिलो द बेल्ट गुफ्तगू जो है वो किसी सियासतदान को ज़ेब नहीं देती, और ख़ुसूसन मुखालिफिन के लिए भी आपके गुफ्तगू में अगर आप तहजीब और तमद्दुन और अखलाकियात और आदाब के दायरे से निकल जाते हैं तो आप ज़्यादातर पब्लिक डिसलाइकिंग अपने लिए इनवाइट करते हैं।
ये जो आपने बातें की, इस हवाले से मैं सिर्फ इतनी गुजारिश करूंगा कि क्या कभी हम भी इन लोगों की अज़दवाजी जिंदगी में दखील हुए? कभी हमने भी कोई इन लोगों के तलाक हुए भी हैं, तंजीम तंजीम साजियां भी हुई हैं, इनमें कभी हमने भी कोई मुद्दई बनने की कोशिश की है? ये इस तरह बातें करके जो है अपना ये ग्राफ जो है अवाम की नजरों में गिरा रहे पर हैं। मरवा साहब, आपके ख्याल में क्या इनको मौका मिलता है? क्योंकि अगर ये देख रहे हैं आपकी जमात, इंटरनल फ्रैक्चर्स जो है उसमें बड़े विजिबल अब वो क्रैक्स नजर आ रहे हैं, क़यादत और बुशरा बीबी या इमरान खान साहब की हमशीरा बिल्कुल आमने सामने नजर आए, तो क्या इनको इस चीज से मौका मिलता है वो डिविजन्स को देखते हुए कि फिर ये किसी पे भी अटैक कर दें? कि मैं एक बात हकीकत पर मबनी आपको बता दूं कि ऐसे बयानात जो हमारे पार्टी के और खान साहब के खाना के हवाले से मीडिया की जीनत बन जाते हैं, इससे अब पीटीआई की क़यादत जो है वो इसको बड़ा माइंड करने लगी है। पार्लिमानी पार्टी में, असेंबली में हमारी कोलीग से बात होती है, हम अगर एक दूसरे के लिए अच्छे अल्फाज इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, किसी को कोई हक नहीं है कि दूसरे के लिए बुरे अल्फाज का चुनाव करे। राइट, जरूर चाहूंगी आप ब्रीफली बता दीजिए, क्योंकि इस पर भी बहुत सवाल उठ रहे हैं कि बुशरा बीबी के जो हालिया बयान उनका सामने आया था, जिसमें उन्होंने कहा कि मैं 12:30 बजे रात को वहां पर मौजूद थी और अकेली थी, सब छोड़ के चले गए थे मुझे अकेला, ये उनको क्यों कहने की जरूरत पेश आई? ये जो बयानात हैं, मैंने इन्हीं बयानात के हवाले से कहा कि चाहे बुशरा बीबी का बयान हो, अली यमीन खान का जो है जवाबी जो उन्होंने वजाहत दी, हम्म। और इसी तरह खान की बहनों की तरफ से बयान हो, फिर बुशरा बीबी की बहन की तरफ से बयान हो, ये चीजें जो हैं हमें मायूस कर रहे हैं। नहीं चाहिए, न दरकार है ऐसे बयानात, अनवारंटेड है, क्या फायदा है इसका? और क्या मतलब यही पैगाम दिया जा रहा है कि जी हम डेगरदान हैं। हाँ, तो लिहाजा ऐसे बयानात, इन तमाम बयानात के हवाले से तो मैंने आपको जवाब ठीक, दिया। राइट। शेरवज़र और जहाँ साहब, तक आपने जी जी, बात की, मैं आखिर में मैं सवाल मेरा सुन लीजिए। जो 8 फरवरी के इलेक्शंस में धांधली से मुतालिक जो जुडिशल कमीशन के क़याम से मुतालिक ये बहरहाल केस है, फाइनली जब ये मुकर्रर किया जाता है, तो एक तो आप जवाब दीजिए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्यों इतना कैजुअली बहरहाल इसको ले रही थी? ये इतना सीरियस, इतना संगीन मामला है, आप तो उसको बड़ा परसू करते हुए नजर आए हैं। क्योंकि ये 26वीं आईनी तरमीम जो है, इसके आदाफ ही यही थे कि जस्टिस सिस्टम को जो है यरगमाल बनाया जाए। अल्लाह करे कि सुप्रीम कोर्ट और इसका कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच जो है इंसाफ और कानून की बालादस्ती के साथ जाए। मैं आपको वाज़ेह कर दूं, ये 8 फरवरी के इलेक्शन की रिगिंग को मैंने चैलेंज किया था और आज वो केस लगा हुआ था। और आज हमारे केसेस जो थे वो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच की तरफ से एतराज़ात लगा के बेंच के सामने फिक्स किए गए, जिसपे चूंकि इन एतराज़ात को एओआर को न कन्वे किया गया था, ना हमें बताया गया था, तो फिर जो है बेंच ने इसको छुट्टियों के बाद मुकर्रर करने की हिदायत की है। हम एक्टिव, यानी देखिए, यही हम कर सकते थे। 9 माह के बाद जो है काजी फाइज ईसा के दौर में तो हमारा कोई केस लगा ही नहीं। देर आया दुरुस्त आया, ये अच्छा हुआ कि कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने फिक्स तो कर नहीं, दिया। लेकिन हामिद खान साहब ने आज और कमरा अदालत में ये बात कही कि वो समझ रहे थे कि 12 दिसंबर यानी कल के रोज ये केस लगा है, तो कन्वे आप कह रहे हैं कि एतराजात नहीं किए गए थे। हामिद खान साहब की बात से तो लग रहा है कि कल के लिहाज से तो वो प्रिपेयर्ड ही आना था उनको। नहीं, ऐसी बात नहीं थी। उन्होंने भी यही कहा कि मुझे भी कन्वे नहीं हुए हैं इतराजात। इतराजात ऑब्जेक्शन के तौर पे लगे थे ना केसेस। और ये जो 12 तारीख को जो केस लगा है वो तो मिलिट्री ट्रिब्यूनल का केस है। कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच की आपको लगता है कि संजीदगी है इन मामलात को निपटाने के हवाले से, या फिर आपको लगता है कि इन इश्यूज को में मजीद इनको तूल दिया जाएगा, तवालत नजर आ सकती है? देखिए, इस अंदाज में हुकूमत वक्त ने कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के जज साहिबान की तकर्रुरी में दिलचस्पी ली और मेजॉरिटी के जरिए अपने मर्जी के जज साहिबान को लाए। इसने जो है हमें और पूरे मुल्क को चौकन्ना किया हुआ है। दूसरी बात यह है कि अभी तक कोई फैसला कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच की तरफ से आया ही नहीं है। अलबत्ता उम्मीद जो है उसका दामन तो हमने कभी आपसे जाने नहीं दिया है,
लेकिन हुकूमती इकदाम 26वीं आईनी तरमीम की संदात में कराई गई, हमारे एमएनएस को अगवा किया गया, जोर जबरदस्ती, फिर पैसे, इन सारी चीजों ने, फिर सेनेट में हमारे केपी के सेनेटर नहीं है, कौमी असेंबली में हमारे हाउस कंप्लीट नहीं है, एमएनएस नहीं है। इन तमाम चीजों के बावजूद जितनी सूरत से 26वीं आईनी तरमीम कराई गई, इसका असल हदफ जो है ये वो कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस हैं जो आज लगे थे, जो 12 को लगेंगे, और जो चंद और हैं जो खान साहब की तरफ से दायरशुदा हैं। और मेरा ख्याल है कि यही खान ओरिएंटेड ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट थी, ताकि जैसे तैसे करके वक्त गुजार के ये खान साहब के केसों को थोड़ा बहुत तवाला दिया जा सके। आपने कहा खान ओरिएंटेड कॉन्स्टिट्यूशन ये अमेंडमेंट थी। थैंक यू सो मच शेर अफजल साहब, बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम में इस वक्त हम जाएंगे एक ब्रेक की तरफ। डॉक्टर आसिफ किरमानी साहब, नीड्स नो इंट्रोडक्शन, सीनियर सियासतदान है, इस वक्त हमें ज्वाइन कर रहे हैं प्रोग्राम में। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस सर। शुक्रिया जी, वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब, जिस तरह मैं मेंशन कर रही थी कि पाकिस्तान में जो गुज़िश्ता कई साल में जिस तरह की हमने डेवलपमेंट्स देखी, और बिलखसूस अब के इस पॉइंट पे जब हम इस नहज तक पहुंच चुके हैं, कल्चर ऑफ को एग्जिस्टेंस हमें ना होने के बराबर और पोलराइजेशन मुल्क में एक पीक पे नजर आती है, ऐसे में आप क्या समझते हैं आज की जो डेवलपमेंट और जो डेवलपिंग स्टोरी थी वो ये थी कि ऑपोजिशन की सबसे बड़ी जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वो हुकूमत के साथ अब मुज़ाकरात करने के लिए तैयार है। आपको लगता है इसमें संजीदगी नजर आ रही है दोनों एंड से, और मामलात को ये बेहतरी की तरफ ले जाने के लिए दोनों एटलीस्ट कोई सीरियसनेस इनमें नजर आ रही है? जी शुक्रिया। मैं समझता हूँ कि ये कहते हैं ना, देर आए दुरुस्त आए। अब देखिए, दिलों के हाल तो अल्लाह जानता है। अगर तो ये दोनों फरीकैन संजीदा हैं और इनके पेशे नज़र ज़ाती मफादात या पावर पॉलिटिक्स या पेटी पॉलिटिक्स नहीं है, और पाकिस्तान के जो रियल इश्यूज हैं, महंगाई है, गुर्बत है, बेरोजगारी है, जॉबलेस यूथ है आपका, मैं हमेशा बात करता हूँ, अगर तो उनके लिए ये बैठते हैं और कोई जामिया कोई मुआशी प्रोग्राम, इकोनॉमिक एजेंडा सामने लाते हैं, तो फिर तो मैं समझता हूँ ये खुशाइन बात होगी। लेकिन अगर सिर्फ ये एक बातचीत बराए बातचीत है, जो कि माजी में भी होती रही हैं, लेकिन उसका नतीजा कुछ नहीं निकलता। अगर इन्होंने बैठना है तो फिर इनको संजीदगी से बैठना होगा, और इनको फिर पूरी सपोर्ट देनी चाहिए कि इनकी अगर कोई कैपेसिटी है। अभी तक तो देखिए जो जमातें हैं, चाहे वो अपोजिशन में हैं चाहे वो हुकूमत में हैं, स्पेशली जो हुकूमत में है इस वक्त जो जमात, उसको कई मौके मिले हैं। और इसी तरह पीटीआई को भी केपीके में 2013 से उनकी हुकूमत बनती चली आ रही है, और मरकज में भी हुकूमत। लेकिन अवाम के जो इश्यूज हैं अलीना बीबी, वो जूं के तूं हैं, बल्कि 70-75 सालों से अवाम जो हैं उनको कोई रिलीफ नहीं मिला। तो एक उसके लिए सियासी इस्तेहकाम जरूरी है। सियासी इस्तेहकाम होगा तो मुआशी इस्तेहकाम आएगा। अब देखने वाली बात ये है कि आया दे मीन इट, ये सीरियस हैं या सिर्फ एक डंग टपाऊ और एक जस्ट वक्त गुजारी के लिए ये एक चाय के ऊपर गपशप है। पर डॉक्टर साहब, लेकिन आप जो बयानबाजी का सिलसिला देख रहे हैं, जो तकारीर देख रहे हैं, जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस देख रहे हैं, गुज़िश्ता रोज की भी जो डेवलपमेंट है, जिसमें आपने देखा होगा साबिक डीजी ISI को चार्जशीट किया जाना, और वो मामलात को अब 9 मई से जोड़ा जाना, जिस पर वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब कह रहे हैं कि नजर आ रहा है उनको कि इमरान खान साहब और जनरल फैज हमीद के दोनों का ट्रायल एक साथ हो सकता है, वो चीज़ वो फोर्सी कर रहे हैं। सो मामलात को आपको लगता है कि ये इससे हल निकल सकेगा, इससे इस्तेहकाम आ सकेगा? नहीं, देखिए, मैं समझता हूँ कि पहली बात तो ये है कि ये वजीर दिफा का काम नहीं है कि एक ट्रायल कोर्ट बनकर बात करना। जाहिर है जिनके खिलाफ एलिगेशंस हैं उनको अदालत में उनको मौका मिलेगा। अगर वो इनोसेंट हैं तब भी प्रूफ करें, अगर गिल्टी हैं तो तब भी पता चल जाएगा। लेकिन जाहिर है अगर ये बातचीत, मैं समझता हूँ जैसे आपने अपने प्रोग्राम के इंट्रो में कहा कि अगर माइनस किसी को करके हो रही है, तो फिर मैं इसका कोई इतना इम्कान नहीं देख रहा इसकी कामयाबी का। चूंकि देखिए, मैं ओपनली बात कर देता हूँ कि जो PTI है वो माइनस इमरान खान इज दे आर नोबडीज, वो कुछ नहीं है। ऐसे ही पीपल्स पार्टी में भुट्टो फैक्टर है, मुस्लिम लीग नून में नवाज शरीफ फैक्टर है।
अगर ये इन लोगों को लीडरशिपों को आप माइनस कर दें, गो के इन्होंने उन मानों में डिलीवर नहीं किया, जैसे मैंने पहले अर्ज किया कि जनरली लोगों की हालत जिंदगी जो है वो नहीं बदली, लेकिन फिर भी उनका एक वोट बैंक है। तो आप शख्सियात को, लीडरशिप को माइनस करके मैं नहीं समझता कि आगे बढ़ सकते हैं। मौजूदा हुकूमत एक कमजोर विकेट पे अगर खड़ी नजर आती है तो इनका बोझ जो है वो अब कब तक और उठाया जाएगा और ऐसे हालात को आगे मजीद ड्रैग किया जा सकता है? मैंने तो पहले भी अर्ज किया अपने एक्स पे, ट्वीट पे, कि ये जो इस्टेब्लिशमेंट है इसने तो हुकूमत का बोझ उठाया हुआ है लेकिन हुकूमत जो सी है वो इस्टेब्लिशमेंट का दिफा नहीं कर पा रही या करना नहीं चाह रही। तो अब सूरत हाल है इस वक्त पाकिस्तान देखें एक बंद गली में फंसा हुआ है और इसको कम से कम पहले हम इस बंद गली में से बाहर निकालें, उसके बाद फिर देखें क्या हालात होते हैं। लेकिन मैं मायूस नहीं हूँ, चूंकि जाहिर है पॉलिटिकल फोर्सेस ही जो सी होती हैं उन्हीं के जरिए सॉल्यूशंस भी निकलते हैं, लेकिन उसके लिए बामकसद, जिसको कहते हैं मीनिंगफुल डायलॉग जो है वो जरूरी है। सिर्फ ये वक्त गुजारी के लिए और आवाम का ध्यान इधर उधर करने के लिए और उनके मसाइल जूम के तुम नहीं, मैं उसका कोई फायदा नहीं। राइट डॉक्टर साहब, मैं आपसे जरूर आपका व्यूज इस हवाले से, और मैं चाहूंगी कि आप नाजरीन को भी इस पे आगाह करें। अभी अब से कुछ देर पहले डिप्टी वजीर आजम इसहाक डार साहब सेनेट में इजहार ख्याल कर रहे थे और वो 2018 के उन हालात का से मवाजना करना चाह रहे थे। वो कह रहे थे कि 2024 का इलेक्शन अगर किसी और ने जीता है या मैंडेट किसी और का है दे किसी और को दिया गया तो फिर 2018 से मामला जो है वो शुरू करना पड़ेगा। और फिर वो उसकी तौजी ये पेश कर रहे थे कि 2018 का मैंडेट जो है वो वापस लौटा दें, हम उसके मुताबिक अपना टर्म पूरा कर लेते हैं और आपको फिर 2024 का मैंडेट दे दिया जाएगा, आप उसके मुताबिक अपना टर्म पूरा कर लें। लेकिन साथ ही उसके उन्होंने ये वाली बात भी कही, उन्होंने कहा कि ना इन्होंने 2018 में किया होगा और ना हमने 2024 में किया है। उन्होंने कहा कि हम तो सियासतदान हैं, इलेक्शंस के मैदान में होते हैं, इलेक्शंस लड़ रहे होते हैं, तो बेहतर है कि हम मिल बैठ के कोई रास्ता निकालें और अपनी अगली नस्लों के लिए कोई हम बेहतरी का सोचें। सो ये आप डार साहब की नाइविटी इसको समझा जाए या क्या समझा जाए जब डार साहब ये कह रहे हो कि ना इन्होंने किया था 2018 ना हमने किया 2024, हम तो इलेक्शंस लड़ रहे थे, किसने किया डार साहब को नहीं पता? देखिए बड़ा ही, मैं तो इसको कहूँगा एक मासूमाना बयान है उनका, यही मैं कह सकता हूँ। आप 2018 ले लें, आप 2024 ले लें, मैं तो एक सवाल करता हूँ इनसे सबसे, चाहे वो अपोजिशन में चाहे हुकूमत में है, मैं चैलेंज करता हूँ, सबको चैलेंज करता हूँ कि मुझे एक शख्स का नाम बता दें जो 1958 ऑनवर्ड्स इस्टेब्लिशमेंट की हिमायत के बगैर आया हो इलेक्शन लड़के, एक बंदे का नाम बता दें, मैं चैलेंज करता हूँ। देखिए अब 2018 को जी हमारा ये हो गया, फलां हो गया, ये सारे मामला जानते हुए आपने 2024 ना लेते आप हुकूमत 2024 में, आपको पता था कि आपका मैंडेट क्लियर नहीं है, आपको मालूम था कि लोगों ने आपको वोट नहीं दिए, क्यों लिया आपने हुकूमत? ये नहीं, आप हुकूमत के मजे भी लेते हैं, प्रोटोकॉल भी लेने हैं आपने, और उसके बाद आप इस किस्म की मासूमाना बातें करेंगे। आपने जिस तरह भी कहा कि ये हुकूमत तो डिफेंड नहीं कर रही है एस्टैब्लिशमेंट को, अब बिल्कुल मैं तो यही समझता हूं कि देखिए उसकी वजह ये है कि एस्टैब्लिशमेंट का रोल जौन सा वो जरूरी होता है, मैं ये नहीं उससे इनकार करता, एक वर्किंग रिलेशनशिप जरूरी होता है। लेकिन आप मुझे ये बताइए कि क्या पीडीएम की जब गवर्नमेंट आई है वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के जरिए, तो क्या ये कर सकते थे वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस पीटीआई के खिलाफ अगर एस्टैब्लिशमेंट इनके साथ ना होती? मौलाना साहब ने तो बरमला इजहार भी, मौलाना साहब आपको याद होगा उन्होंने किया था कि बाजवा साहब के कहने पर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हुआ था। अच्छा, वो फिर आपने कर लिया, फिर आपने पीडीएम की 16 महीने की हुकूमत भी की, फिर आपने 2024 में आपको सिंपल मेजॉरिटी तक नहीं मिली, क्यों आपने हुकूमत ली? देखिए ना, ये फिर आपका अमल कुछ है, किरदार कुछ है, तो ये इस तरह नहीं चलता। आप क्लैरिटी अपने आप में लाएं पहले, इस ऑल पॉलिटिशियंस के ये लोगों से सच्ची बात करें, आवाम से माफी मांगे जो इन्होंने गलतियां की हैं। तमाम लोगों की मैं बात कर रहा हूं, जिन लोगों ने आज एस्टेब्लिशमेंट की जो मुखालफत कर रहे हैं या जो माजी में करते रहे हैं, वो एस्टेब्लिशमेंट के कंधों में चढ़ के नहीं आए। क्या बातें कर रहे हैं? मतलब लोगों की मेमोरी को खराब है, को लोगों का हाफजा खराब है, लोगों के को ज़हनी तवाज़ुन बिगड़ गया है कि उनको याद नहीं है कि हु इज हु। एवरीबडी नोज
कि एस्टेब्लिशमेंट की मदद से जो आ जाए, मतलब वो कहते हैं ना, मीठा मीठा हप हप, कड़वा कड़वा थू, ये क्या बात हुई? तो फिर तो इट्स हाई ये टाइम नाउ। तो फिर तो ये इंतहाई एक डबल स्टैंडर्ड है किरमानी साहब के, जब फिर इन्हीं हालात में जब आप किसी की बैकिंग से आ रहे हो, फिर आप वोट को इज्जत दो और फिर आप इस किस्म की जो है तहरीक निकालने की बात करें। इसमें सबसे ज्यादा जो नुकसान हुआ है ना, मैं समझता हूँ, वो एस्टेब्लिशमेंट को हुआ है कि एक उसने जो ये बोझ उठाया इनका, ठीक है, माजी में भी अगर कोई उठाया, तो अगर अगर और फिर ये लोग डिलीवर भी नहीं कर पाते। आप ये देखिए ना, जैसे मैंने पहले अर्ज किया कि इतने इनको मौके मिले तमाम जमातों को, क्या डिलीवर किया पाकिस्तान की? क्या मुझे आज बताएं, रेटिंग क्या है? बताइए मुझे। आज भी आप IMF के पैरों में गिरकर, उनके उनके तलवे चाट कर उनसे अपना घर का खर्च चलाते हैं। तो फिर दूसरी बात ये है कि क्या एस्टेब्लिशमेंट क्यों बदनाम हो इनके? और ग्लोबल एस्टेब्लिशमेंट जो है जी जी वो एस्टेब्लिशमेंट, अलीना बीबी, क्यों इनका बोझ उठाए? आप एस्टेब्लिशमेंट के लिए तो खड़े होते नहीं है। आप जब कोई ये पीछे जो धरना हुआ है और उसमें जो भी लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन हुई, आपने सारा मलबा डाल दिया एस्टेब्लिशमेंट पर। वेयर वाज द सिविल गवर्नमेंट? किधर थे सिविल गवर्नमेंट के चेहरे? आज जो बड़े बयानात दाग रहे हैं, कहाँ थे वो? डार साहब ने अभी इजहार ख्याल करते हुए कहा किरमानी साहब के गोलियां चली है, ये हवाई फायरिंग हुई है। सो एतराफ भी कर लिया गया है कि ये हवाई फायरिंग हुई है एंड डिप्लोमेट्स के आगे उनको जवाब देना पड़ रहा है। सो हाउ एम्बैरेसिंग इज द सिचुएशन फॉर द करंट सेटअप? देखिए, बात ये है कि ये सेटअप जौन सा है, ये मलबा डालने की इन्होंने भरपूर कोशिश की है एस्टेब्लिशमेंट पर। हालांकि लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी जो है वो जो हुकूमत होती है उसकी होती है। यानी ये दिफा कर रहे हैं एस्टेब्लिशमेंट का कि जो 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 जैसे मैंने अर्ज किया ना कि मीठा मीठा हपा हपा, कड़वा कड़वा तू। तो एस्टेब्लिशमेंट के लिए हाई टाइम है सोचने का कि जिन लोगों का वो बोझ उठाया हुआ है, जिन लोगों का ये माजी में वो बोझ उठाते रहे हैं, क्या ये लोग इस काबिल हैं? क्या ये पाकिस्तान को सर्व कर सकते हैं? क्या इनकी इतनी कैपेसिटी है? आई डोंट, अब उनका सोचने समझने की बात है जी। लेकिन चले, अगर ये कोई बातचीत करना चाह रहे हैं, लेकिन इनके पास कोई, दे हैव नो केस। मैं आपको एक बात लीना बीबी आपके प्रोग्राम में कह दूं कि लोगों की एक ऐसी भी खामोश, उसको अक्सरियत कह लें, जो भी कह लें, एक तादाद है जो इस सिस्टम से भी मुतनफर है और इन लोगों की शक्लों से भी मुतनफर हो चुकी है। लोग आजिज आए हुए हैं, मुझे लोग मिलते हैं, मुझे लोग बात करते हैं मुझसे, वो कहते हैं हम तंग आए हुए हैं, ये क्या पोलराइजेशन ही नहीं खत्म हो रही, इनके आपस के झगड़े नहीं खत्म हो रहे, तो क्या ये लोगों की अवाम की फलाह बहबूद के लिए क्या करेंगे? पाकिस्तान के लिए क्या करेंगे? एक अपनी इस्टेब्लिशमेंट का तो दिफा नहीं कर पा रही है हुकूमत, आगे क्या करना है इन्होंने? छोड़े पर बहरहाल देखते हैं। पर किरमानी साहब, अगले इलेक्शंस में फिर ये सियासी जमातें क्या चेहरा लेकर अवाम में जाएंगी? यही जो शक्लें अब है इनकी, वही लेके जाएंगे। लेकिन अवाम का मूड जौन सा ना लीना बीबी, आपने 8 फरवरी को भी देखा है, 2024 को भी लोगों के तेवर बदले हुए थे। और आने वाला इलेक्शन जौन सा है, मैं तो हमेशा कहता हूं, कल को अगर कोई ग्राउंड रियलिटी चेंज हो जाए, मैं कुछ कह नहीं सकता, लेकिन आज ये ग्राउंड रियलिटी है कि जो PTI है उसका वोट बैंक है, काफी बहुत ज्यादा वोट बैंक है, और मेरा नहीं ख्याल कि कोई जमात उसके वोट बैंक के करीब भी है इस वक्त। अच्छा लगे किसी को, बुरा लगे, इसलिए कोई प्रोग्राम है नहीं। मुझे बताएं ना, सिवाय अपने चेहरे लेके जाएंगे ना, मुआशी प्रोग्राम है किसी के पास? इवन PTI की मैं बात करता हूं, क्या मुआशी प्रोग्राम है उनके पास भी? क्या इस हुकूमत के पास मुआशी प्रोग्राम है? आज 11 महीने 10 महीने हो गए इनको भी आए। कोई मुझे एक चीज बताएं कि कोई ऐसी एक चीज बता दें कि हाँ जी, अवाम को, जिनके लिए मुल्क बना था, मिडिल क्लास गरीब के लिए, कि उसको रिलीफ मिला है। मुझे एक चीज बता दें, महंगाई है, गुर्बत है, बेरोजगारी है, कोई एक सेक्टर में बता दें कि इन्होंने लोगों को रिलीफ दिया हो या पिछले 70 सालों में मिला हो रिलीफ, फिर तो मैं इनको सलूट मारूंगा कि बिल्कुल बहुत अच्छी बात है आप तो। लेकिन ये अपनी जात के कैदी हैं, ये अपनी जात से बाहर नहीं निकलते, ये अपने मफादात के कैदी हैं। तो इस तरह पाकिस्तान तो नहीं चलेगा ना। देखिए, मैं हमेशा कहता हूं कि जिना जो था, जो कायदे आजम थे, उन्होंने अपनी जात की नफी की, अपनी फैमिली लाइफ खराब की, अपना घर तबाह किया, लेकिन उसने पाकिस्तान को ऑन द टॉप रखा, सबसे ऊपर रखा, और पाकिस्तान बन गया। ये अपनी जात को ऊपर रखते हैं, पाकिस्तान को नीचे रखते हैं, इस तरह काम नहीं चलेगा। पाकिस्तान को ऊपर रखना होगा, पाकिस्तान ऊपर है, पाकिस्तान ऊपर रहेगा, ये सोच होनी चाहिए, तो फिर मामलात बेहतर हो सकते हैं।
लेकिन अगर वही है कि अपने आप कोई बस अपनी जाती पर्सनल गेन्स और पावर करनी है, तो फिर जो हशर हुआ है पाकिस्तान का यही, और इससे अच्छा ये क्या इससे और करेगा, इनके हाथों और ही बुरा हुआ क्या है। करेगा। और उस पर इंडिफरेंस भी देखी जाती है कि 12 लाख नौजवान जो है वो मुल्क छोड़ के चला जाए, और उस पर इस किस्म का तमस्खर उड़ाया जाता है और इंडिफरेंस जो है उसका इजहार किया जाता है। बट थैंक यू, बहुत शुक्रिया किरमाई साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला हमारे प्रोग्राम के लिए। डॉक्टर आसिफ साहब सीनियर सियासतदान इस वक्त हमसे बात कर रहे थे, जिन्होंने कहा कि एक खामोश एक सेगमेंट है अवाम का, एक बड़ी तादाद है अवाम की जो कि मुतनफ़र हुई है, वो इनकी शक्लें देखना पसंद नहीं करती, और इन्होंने डिलीवर क्या किया है, इनके पास रोड मैप नहीं है। जो सियासी जमातें हैं, जो मौजूदा सेटअप है, इवन अपोजिशन की जमातें, सिर्फ इस वक्त एक पावर पॉलिटिक्स की एक जंग लड़ी जा रही है। बहरहाल ये किस तरह से अब मुल्क के मफाद में तो किसी भी तरह से नहीं है, लेकिन एक मीनिंगफुल डायलॉग और उसके ज़रिए एक रेजोल्यूशन की तरफ मुल्क को लेकर जाने और आगे बढ़ाने की बात पे स्ट्रेस होना चाहिए, सबका फोकस होना चाहिए। प्रोग्राम की टीम अलीना शिकरी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।